आप अचंबा करेंगे। एक बार लेखनी उठाई तो फिर लिखता ही चला गया, लिखता ही चला गया। कम से कम मान लीजिए मैंने 500 गाने लिखे, हिंदी सॉन्ग्स और भी भाषाओं के सॉन्ग्स, राजस्थानी, हरियाणवी, लोकल, लोकगीत काफी मैंने लिखे। ओह माय गॉड, 500। जिसमें से अभी कम से कम ये मान लीजिए आप 74 या 75 तो रिलीज हुए। पहली बात सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपने पहला सॉन्ग लिखा टाइम आपकी जो फीलिंग थी, क्या आप उस टाइम आप इमोशनल मोमेंट चल रहे थे आपके, या रैंडमली आपने एक सॉन्ग लिख दिया? देखिए, सॉन्ग दो तरह से लिखा जाता है। एक बार तो हम किसी को परिस्थिति बता दें कि भाई ये परिस्थिति रहेगी, उस पे लिखना है। एक राइटर अपनी रियल पोजीशन के ऊपर लिखता है। कुछ लिख रहे थे, आपने कुछ लाइनें लिखी, फिर आपने वापस उसे पढ़ा, ऐसा मोमेंट आया कि आपकी आंखों से आंसू आ गए हों उन लाइनों को पढ़ के? बिल्कुल सर, जैसे अभी मैं आपके जो सॉन्ग है दिल आवारा, बंजारा, तो ये आपने लिखा है जी? मैं जान सकती हूँ किसने गाया? ये लिखा मैंने है। मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि रात को अचानक से उठे, फिर लिखा और फिर सो गए। तो पता नहीं था कि भाई हिस्ट्री मेकर चीज़ बन जाएगी। बाकी ये गाया है, बहुत ही अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी आवाज़ है। अगर मैं बात करूँ सॉन्ग्स की, सॉन्ग्स हर व्यक्ति के लिए एक थेरेपी का काम करता है। अगर व्यक्ति डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, या बहुत ज़्यादा उसे इरिटेशंस हो रही है, अगर वो सॉन्ग सुनना स्टार्ट करता है तो लगता है ना वो सारी प्रॉब्लम्स ऐसा लगता है ख़त्म हो चुकी है। तो बात आती है कि हमें सॉन्ग के लिरिक्स पता है, म्यूजिक पता है, सब सारी चीज़ें पता है। जो सॉन्ग्स, जो लिरिक्स लिखे जाते हैं उस टाइम एक राइटर की फीलिंग क्या होती है? क्या वो इमोशनल थे उस टाइम? जो उनके दिल का क्या हाल होता है जो उन्होंने एक बुक पे लिख दिया और वो बुक हमारे सामने एक सॉन्ग के रूप में आ गई। मतलब कहते हैं वो लाइन है जो राइटर ने लिखी है। तो सबसे बड़ी बात आती है, अगर कोई राइटर कुछ लिख रहा है, लिखना एक अलग बात होती है, जो फीलिंग्स हमारे हर प्रॉब्लम को हमें हटा देती है। एक टाइम ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही हो रही हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे राइटर हैं जिनके सॉन्ग्स काफ़ी मिलियंस में जा रहे हैं और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि एक राइटर एक भाषा में नहीं लिख रहा है, बहुत सारी भाषाओं में उनके सॉन्ग आ रहे हैं। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या इमोशंस होते हैं लिखते टाइम। तो स्वागत है सर आपका, राधे राधे। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले मैं धर्मसूत्र स्टूडियो, पॉडकास्ट स्टूडियो, जो कि नॉर्थ इंडिया में अपना नाम कमा रहा है, उसकी टीम को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर। मैं बस ये चाहती हूँ कि ऑडियंस को ये तो पता चल गया लिरिक्स राइटर हैं, पर मैं चाहती हूँ एक छोटा सा इंट्रो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि ललित शर्मा सर कौन हैं, कैसे उनकी ये जर्नी स्टार्ट हुई जी। और सबकी सही एक कहावत भी है ना कि जब भी कोई जर्नी शुरू होती है तो इतना आसान तो नहीं है, उतार चढ़ाव तो चलते हैं। कोई ना कोई उसके पीछे की एक कहानी होती है। राइट सर। देखिए, मूल रूप से मैं राजस्थान से हूँ जी, और मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं टीचिंग जॉब में भी हूँ और प्लस स्कूल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह रन करता हूँ। मेरी एक बहुत बड़ी टीम है। लेकिन बात आती है लिरिक्स राइटर की, तो वो फीलिंग का काम होता है। लिरिक्स राइटर मैं बना, उसके पीछे की कुछ परिस्थितियां हैं। अब क्या परिस्थितियां हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान जब लगता था कि सब कुछ बंद हो गया है, अब जीवन चल नहीं पाएगा, या हर व्यक्ति अपने घर में बंद था जी, उस समय मैंने मेरे पिताश्री के आशीर्वाद से, उनकी अनुमति से लिखना शुरू किया था। तो कॉलेज टाइम में भी कभी थोड़ा बहुत लिख लेते थे, भाई स्पीच हो गई, कुछ पोइट्री वगैरह लिख ली। लेकिन कॉलेज टाइम के बाद में जीवन की आपाधापी और भाग दौड़ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कुछ मन की भावनाएं हम लिख सकें या कह सकें। बिल्कुल। लेकिन लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी बात ये रही कि हर व्यक्ति फ्री था, बिल्कुल खाली था, कोई ज़्यादा काम था नहीं। तो उस समय कुछ एक्टिविटीज़ अपने माइंड में आई। उस समय ही मैंने लिखने के लिए कलम उठाई जी। और आप अचंबा करेंगे कि एक बार लेखनी उठाई तो फिर लिखता ही चला गया, लिखता ही चला गया। लॉकडाउन के दौरान आप कम से कम मान लीजिए मैंने 500 गाने लिखे, वाओ, जिसमें भजन, हिंदी सॉन्ग्स,
और भी भाषाओं के सॉन्ग्स, राजस्थानी, हरियाणवी, लोकल लोकगीत काफ़ी मैंने लिखे। तो बस इस तरह से ये लॉकडाउन से शुरू हुआ सफ़र आज आपके सामने है। क्या बात है सर। अब सबसे पहली बात सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आपने पहला सॉन्ग लिखा जी, उस टाइम आपकी जो फीलिंग थी, क्या आप उस टाइम आप इमोशनल मोमेंट चल रहे थे आपके, या रैंडमली आपने एक सॉन्ग लिख दिया? देखिए, सॉन्ग दो तरह से लिखा जाता है जी। एक बार तो हम किसी को परिस्थिति बता दें कि भाई ये परिस्थिति रहेगी, उस पे लिखना है। एक राइटर अपनी रियल पोजीशन के ऊपर लिखता है, मतलब रैंडमली कुछ भी थॉट्स आई माइंड में कि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, या किसी भी लाइफ के एक इवेंट को याद करके उसने लिखा, या जब वो बचपन से किशोर अवस्था क्रॉस करता है, जवान होता है, स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, उस टाइम की अलग फीलिंग्स होती हैं। तो आपके मन में जब आप लिखते हो तो क्या समय, क्या वातावरण चल रहा है, उस हिसाब से आपकी कलम चलेगी। सबसे पहले जब मैंने कुछ लिखे तो जैसे कुछ भजन टाइप लिखे, भगवान से आशीर्वाद के रूप में उनको स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके हरियाणवी, राजस्थानी उनको लिखा। अब सबसे पहले जब मैंने शुरुआत की तो मैंने एक हरियाणवी भजन लिखा, और मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि मुझे इस भजन को नया रूप देना है। आम भजन छोटा बच्चा नहीं सुनता, बिल्कुल बुजुर्ग लोग सुनते हैं, बुजुर्ग माताएं बहनें सुनती हैं, लेकिन मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि इस भजन को ऐसा रूप दिया जाए कि छोटे बच्चे भी सुने, नई जनरेशन भी उसको सुने जी। तो मेरा पहला जो रिलीज गाना था भजन के रूप में वो था मस्त मलंगा। मस्त मलंगा उसने बहुत धूम मचाई। ओके। उसमें मैं एज ए राइटर था और एज ए रैपर भी, मैंने आर्टिस्ट के रूप में भी उसमें कुछ सेकंड्स की मेरी प्रस्तुति थी जो सबको बहुत पसंद आई। क्या बात है सर। तो पॉडकास्ट के दौरान थोड़े से लिरिक्स हो जाए उसके? लिरिक्स तो अब बिल्कुल सिंपल लिरिक्स थे, लेकिन उसमें एक जो तड़का लगाया था ना हमने, वो तड़का लगाया था हमने रैप म्यूजिक का। ओके। और उसमें जो एक्टिंग की वो भी मैंने की। इस गाने को गाया था धर्मवीर जी ने, बहुत अच्छे सिंगर हैं वो, मेरे भाई की तरह से हैं, और हमारा कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा रहा है। इतने प्यार से उन्होंने गाया इस गाने को और लोगों ने पसंद भी किया और लिरिक्स भी पसंद आए। और उसमें बीच में जो रैप दिया था ना, उस रैप को तो आज भी लोग याद करते हैं कि सर आप दोबारा वैसा कीजिए। तो करेंगे, मस्त मलंगा 2 भी आएगा आगे। क्या बात है। और उसके जो लिरिक्स थे, सिंपल से लिरिक्स थे बिल्कुल, भोले मेरी पुकार सुन ले, विनती है बार बार सुन ले, और बीच में जा कर के कुछ सेकंड्स के उसमें रैप था। आज भी उस गाने की डिमांड है, मतलब उसको भजन कम गाना 2 in 1 करके हमने बनाया था, आज भी पसंद करते हैं लोग। ये कहते हैं सर मस्त मलंगा 2 कब आएगा, हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो अभी चल रहा है, अंडर प्रोडक्शन है, वो आएगा, जरूर आएगा। क्या बात है। तो सर जब ये आप गाना लिखते हैं तो ये आपकी एक तरीके की थेरेपी है या फिर आप प्रोफेशनली इसे लिखते हैं? देखिए, कॉलेज टाइम से ही म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट रहा है। म्यूजिक सुनना, म्यूजिक कैसेट्स इकट्ठी करना, नई फिल्म रिलीज होती ही तभी तुरंत ही म्यूजिक कैसेट परचेज कर लेते थे। मेरे छोटे भाई मिस्टर विपिन, वो भी बहुत शौकीन इन गानों के, और आज भी उनका बहुत ज़बरदस्त शौक है। और उस टाइम मेरी बड़ी हेल्प करते थे, भैया ये नई रिलीज हुई है, मैं इसकी कैसेट लेके आया हूँ। तो हम दोनों मिलकर सुनते थे। फिर हमारे और पड़ोस में छोटे भाई बहन और भी थे, दोस्त लोग थे, सारे आ जाते थे। बढ़िया स्टीरियो होता था, बढ़िया कैसेट होती थी, कलेक्शन होता था। फिर मैं सबको अलग अलग नाम से सुना, ये कुमार सानू के सुनो, ये उदित नारायण के सुनो, ऐसे करके बताता था। तो वो चीज़ कहीं दब गई थी जीवन की भाग दौड़ में, जो कि लॉकडाउन में जा करके बाहर निकली है दोबारा से। क्या बात है। तो मैं तो लॉकडाउन को थैंक्स ही बोलूँगा इस बात के लिए। मेरे माता पिता का बहुत आशीर्वाद रहा, उन्होंने हमेशा हमें अच्छे मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है। क्या बात है। अब मेरे पास बहुत से ऑफर आते, सर इस तरह का गाना लिख दो, वैसा लिख दो। मैंने कहा भैया वल्गैरिटी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एजुकेशन है, तो मुझे उसकी भी लाज रखनी होती है। क्या दूसरा, संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं। एक पर्दे में रह करके भी कोई बात कही जा सकती है, जरूरी नहीं है कि पर्दा हटा करके कोई बात कही जाए। बिल्कुल। पहले तो मैं लिरिक्स लिखूंगा, वो लिखूंगा जो हम परिवार के साथ बैठ के सुन सकें। श्रृंगार रस होता है, लेकिन उसमें भी साफ सफाई होती है। श्रृंगार रस में जरूरी नहीं है हम गंदगी डालें।
तो मेरा रिकॉर्ड रहा है कि कोई बदमाशी सॉन्ग नहीं करूँगा और कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा गाने में, चाहे वो हरियाणवी हो, राजस्थानी हो, भोजपुरी हो, चाहे बॉलीवुड सॉन्ग हो, मैं गलत शब्द यूज़ नहीं करूँगा। ये आपके गानों में झलकता है। मतलब संस्कृति हमारी जो है कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूं, हमारे जो पुराने सॉन्ग्स हैं वो आज भी हर व्यक्ति के दिल पर राज करते हैं, वो चाहे बड़े बुजुर्ग हों या फिर जनरेशन आज की हो। वो जो एक आपके गाने में जो तड़का है ना, वो याद दिला देता है सारी चीज़। एक्चुअल उसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है उसका? पाक साफ होना। वो चीज़ें साफ सुथरी हैं, आज भी हम बैठ के सुन सकते हैं। पुराने गाने आज भी वायरल होते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। अब मैं फर्स्ट टाइम जब मुंबई गया गाने रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैंने देखा हाँ भाई इस तरह की ये लाइफ है, सारा कुछ है। तो मैंने तो जीवन के थपेड़े झेले थे ना, तो मुझे पता था कि किस तरह की पोजीशन के बाद बंदा कहाँ पहुँचता है। बिल्कुल, ठीक है ना। अब वो सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे और भी अनुभव हुआ। मेरे कुछ दोस्तों ने मेरी मदद भी करी और कुछ दोस्तों ने टांग भी खींची। तो चलो दोनों का ही थैंक्स है। और इस दौरान एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि मेरी मुलाकात हुई मिस्टर लॉम हर्ष से। इंडो ऑस्ट्रेलियन फिल्म डायरेक्टर हैं और बहुत ही जाने माने नामचीन डायरेक्टर जी। तो शुरू में तो हम काम के सिलसिले में मिले थे, लेकिन धीरे धीरे उनको मेरा काम करने का तरीका, मेरे व्यवहार से या मेरी क्वालिटी से या कुछ भी हम कहें, वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। फिर कुछ आगे चल के हमने कुछ प्रोजेक्ट्स में भी काम किया, उन्होंने मुझे मौका दिया, तो उस बात के लिए मैं उनका थैंक्स बोलूँगा। और शूट के टाइम में जब भी हम होते थे तो मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। मैं बारीकियाँ देखता था, सीखता था। मतलब तीसरे बंदे को नहीं लगेगा कि मैं सीख रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत गहराई से देखता था उन चीज़ों को। तो वो भी एक्सपीरियंस हमारा रहा। और बॉलीवुड सॉन्ग्स काफ़ी मैंने लिखे हैं। अभी मेरे एक गाना तो रिलीज़ हो चुका है जी। एक अभी अपकमिंग है, और भी आ रहे हैं, अभी पाइपलाइन में है काफ़ी गाने। लगभग समथिंग ये मान लो आप समथिंग 100 सॉन्ग्स पाइपलाइन में अभी, हरियाणवी, राजस्थानी और अपने बॉलीवुड सॉन्ग मिला करके। वो धीरे धीरे जैसे जैसे जिसका पोस्ट प्रोडक्शन होता जाएगा वैसे वैसे वो रिलीज होते चले जाएंगे। क्या बात है। जैसे भी आपने कहा 100 है, अगर मैं बात करूं तो आपने लॉकडाउन के दौरान कितने गाने लिखे थे? मैंने लॉकडाउन के दौरान समथिंग 500 लिख दिए थे मैम। ओह माय गॉड, 500 जी। जिसमें से अभी कम से कम ये मान लीजिए आप 74 या 75 तो रिलीज्ड हैं। क्या बात। 100 पाइपलाइन में अभी चल रहे हैं, जिनका जैसे किसी का शूट होना है, किसी की रिकॉर्डिंग होनी है ना, किसी की एडिटिंग बाकी है जी। बाकी और टोटल 500 लिखे थे, उसके बाद में काफ़ी और लिखे हैं। अब एज ए रिक्वायरमेंट लिखता हूँ, जब रिक्वायरमेंट मेरे पास आती है तब लिखता हूँ, ऐसा नहीं कि लिख के रख लिए मैंने जी। वो तो जुनून था उस टाइम लिख दिए, एज ए प्रैक्टिस भी समझ लीजिए कुछ भी। क्या बात है सर। अगर मैं बात करूँ, कहते हैं किसी का जब दिल टूटता है तो जो लिरिक्स होते हैं बहुत आसानी से लिखे जा सकते हैं। तो ऐसा कोई मोमेंट आया था कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ और आपने लिखना स्टार्ट कर दिया हो? मैम वैसी तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन कॉलेज लाइफ में होते हैं कुछ किस्से, और सभी के साथ होते हैं, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा। राइट। लेकिन हमारा जब कॉलेज टाइम था तो उस टाइम संस्कार मेन चीज़ होती थी कि आप भले किसी भी रास्ते की तरफ जाएं, लेकिन सोच लें एक बार कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका परिवार आपसे क्या उम्मीद रखता है। तो हम फिसलने से पहले संभल जाते थे। वो हमारा टाइम था, 90s का दौर था जी। उस टाइम भाई म्यूजिक भी सुनना है, फिल्म भी देखनी है, कॉलेज लाइफ भी मैनेज करनी है, और माता पिता की पिटाई के डर से भी बचना है। तो वो सारी चीज़ें होती। उस टाइम हमारे समय में जब हम कॉलेज स्कूलिंग हमारी जब होती थी तो गुरु का डर बहुत होता था। आज गुरु नहीं पीट सकता, बिल्कुल, है ना। अमेरिका में जो हाल है वो इंडिया में हो रहा है धीरे धीरे। अमेरिका में सीधा फोन घुमाते हैं और गुरुजी को पुलिस ले जाती है, कि बच्चे को पीटा क्यों, मम्मी पापा को ले जाती है। तो हमारे 90s के दौर में ऐसा नहीं था। उस टाइम तो ट्रीटमेंट ही पापा के थप्पड़ से होता था। लेकिन उस थप्पड़ के पीछे जो प्यार था ना, वो माता पिता के जाने के बाद पता चलता है। तो खैर माता पिता का हम कर्ज नहीं उतार सकते, कभी भी परिवार का नहीं उतार सकते। और मैंने जब ये स्ट्रगल किया तो मेरे छोटे भाई, मेरी मिसेज, मेरे पूरे परिवार ने मेरा साथ दिया।
उस बात के लिए मैं हमेशा भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि भगवान ऐसा परिवार, ऐसा भाई, ऐसे दोस्त आप सबको दो। क्या बात है सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर मैं बात करूँ जो 90s और 2010 या 10 तक हम ले लेते हैं, जब तक माता पिता की डांट और गुरु का हम लोगों ने वो टॉर्चर झेला है जी। बट आज की जो जनरेशन है, हमें जेन जी जैसे कहना स्टार्ट कर दिया है जी। मुझे लगता है ये एक थेरेपी है जहाँ माँ बाप हमें डांटते हैं या हमारे जो गुरु हैं हमें अच्छी चीज़ के लिए डांटते हैं जी, पर वो थेरेपी खत्म होती जा रही है। मैम एक्चुअल में क्या है कि उस टाइम हमें भी लगता था कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो बंधन, वो डांट, वो बाउंडेशंस अच्छी थी। जैसे एक ऐड में आता दाग अच्छे हैं, दाग वो बाउंडेशंस अच्छी थी, बहुत ज्यादा अच्छी। आज कहीं ना कहीं हम लोग इधर उधर, हमारी जो जनरेशन है नई वो आउट हो जाती है। तो ऐसा हमारे टाइम में नहीं था। हम म्यूजिक भी सुनते थे तो उसमें भी चुनिंदा गाने ही तेज आवाज में सुनते थे जी। ऊट पटांग टाइप के कुछ थोड़े बहुत आते भी थे तो वो स्लो आवाज में सुने जाते थे। नहीं तो घर वाले ट्रीटमेंट करते थे अभी तुरंत ही। तो वो टाइम हमने देखा है। सर अगर मैं बात करूं, जब आप कुछ लिख रहे थे, आपने कुछ लाइनें लिखी, फिर आपने वापस उसे पढ़ा, तो ऐसा मोमेंट आया कि आपकी आंखों से आंसू आ गए उन लाइनों को पढ़ के? बिल्कुल, आज भी मैं उस टाइम स्ट्रगल कर रहा था। उस टाइम मैंने कुछ श्याम जी के भजन बनाए थे और उनमें से 2-3 भजन ऐसे मैं आज भी, जैसे रात को 2-3 बजे मेरी नींद खुल गई, मैं जाग गया, मैं उनको सुनता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहते हैं। क्योंकि एक ऐसी कनेक्टिविटी बन गई, वो हार्टली लिखे हुए शब्द हैं, ऊपर से लिखे हुए नहीं है, वो अंदर से आत्मा ने बोला और मैंने लिख दिए। वो भजन, वो श्याम जी के हों या कोई भी हों, श्याम बाबा के मेन जो भजन है ना, वो मैं सुनता हूँ, मेरे बनाए हुए, मेरे लिखे हुए, मेरे गाए हुए, तो उन आँखों से आंसू बहते हैं। क्या बात है। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि अंतरात्मा से वो आवाज़ आती है, मैं लिख देता हूँ जी। कभी ऐसा हुआ कि रात में सो रहे और एकदम से आया कि मुझे ये लिखना है? हाँ, हुआ ना, काफ़ी बार हुआ, और इन 4-5 सालों के दौरान तो बहुत हुआ। एक बार मैं रात को सो रहा था, अचानक आँख खुली और कुछ थॉट्स माइंड में चल रहे थे। राइटर का माइंड कभी सोता नहीं है। थॉट्स चल रहे थे तो मैंने उनको तुरंत लिखा, और तुरंत लिखने के बाद में 1 घंटे बाद में सो गया। और वो कौन सा गाना था? वो था दिल आवारा बंजारा, जो टॉप बॉलीवुड मिलियंस में जो जा रहा है, लोग वो गाना बहुत पसंद जी जी, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली एक गाने में 2 अंतरे होते हैं, मैक्सिमम 2, और पुराने टाइम में होते थे 3 जी। मैं लिखते टाइम 5 अंतरे एक साथ लिख देता हूँ। वाह! क्यों लिखता हूँ? क्योंकि जब मैं लिख रहा हूँ तो उस टाइम एक कनेक्टिविटी बनी हुई है। अब मैं 10 दिन बाद उसका तीसरा अंतरा लिखूंगा तो वो फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मैं जब गाना लिखता हूँ तो उसके 5 अंतरे एक साथ लिख दिए। आप स्टूडियो में बैठे हैं, 2 अंतरे कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड कीजिए, और अगर आपको लगता है 2 अंतरों में दम नहीं है तो तीसरा चौथा ले लीजिए, 5वां ले लीजिए। उस टाइम कम से कम डायरेक्टर राइटर को तो कॉल नहीं लगाएगा कि भाई जरा लिख के दो। बिल्कुल, पता नहीं उस टाइम राइटर किस मूड में है, कहाँ पर है, किस सिचुएशन में है, तो वो तो मैच नहीं हो पाएंगी फीलिंग्स। बिल्कुल, तो इसलिए मैं सबसे अलग चलता हूँ इस मामले में। मैं एक साथ 4-5 अंतरे लिख के फ्री हो जाता हूँ, फिर दोबारा उस गाने पे काम नहीं करता हूँ, फिर अगले पे काम करता हूँ। ओके, एक मैं किसी का पॉडकास्ट देख रही थी, कोई राइटर ही थे, वो कहते हैं जब मैं लिखने बैठता हूँ उस दौरान अगर किसी ने मुझे थोड़ा सा भी मेरे थॉट्स या मेरे आसपास से कोई आके मुझे आवाज भी दे दे तो वो थॉट्स वापस नहीं आ पाते हैं, वो चले जाते हैं। ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट बात है, सही कह रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम वॉशरूम में होते हैं, 2 लाइनें माइंड में आई, वापस मोबाइल तक या रजिस्टर कॉपी तक जाते जाते निकल जाती है माइंड से। कई बार तो पूरा गाना हम, जैसे अर्ध चेतन अवस्था बोलते हैं जिसको, हाँ। जब हल्की सी नींद, तंद्रा बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, तो तंद्रा में जब हम क्या करते हैं कि हल्की सी नींद आ रही है, हल्का सा जाग रहे हैं, उस समय कुछ गाने आए दिमाग में और पूरे कर दिए, अंतरा, क्रॉस लाइन, हुक लाइन, प्रदीप, काफिया, मीटर सब सेट हो गया। और जरा सी झपकी आई और साफ हो गया। दोबारा खूब सोच लिया, नहीं आए। तो एक दैवीय शक्ति है ये,
हाँ, हर बंदा नहीं लिख सकता। वही कहना चाहती थी कि कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी आपके साथ है या जी हर एक राइटर के साथ है, जी 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 जो मतलब उसे एकांत और वो एक इमोशन, अगर मैं जी बात करूं तो हर किसी का दिल नहीं टूटा, हर किसी के साथ कुछ ऐसे जी जी जो मेरा आपको एक मैं बोल रही हूँ एज ए जी होस्ट, पर जो उनके थॉट प्रोसेस हैं, जी जो लिखने की जो लाइनें हैं, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को, मैं कहूँगी इंडिया या फिर पूरी कंट्री की बात करूँ, सॉन्ग्स एक ऐसी चीज होती है कि हर किसी के थॉट को चेंज कर देती है। जी। तो वो जो मूवमेंट है, तो मैं तो कह सकती हूँ दैवीय शक्ति एक ऐसी एनर्जी है जो एक हर राइटर के पास गॉड देखो, गिफ्टेड आती है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूँ जी। कि दैवीय शक्ति तो होती है, मोटिवेशन होता है, सॉन्ग से होता है। मोटिवेशन आप किसी को करोगे तो मोटिवेशन में तो बहुत पावर है। आप जो बिल्कुल नैराश्य में डीपली चला गया, बंदा डूब रहा है, आप उसको अपनी बातों से ऊपर ला सकते हो। करेक्ट, मैं इस बात से ठीक है। दूसरा, क्योंकि मैं मोटिवेट भी करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को करता हूँ, या अभी जैसे अभी कुछ काम कर रहा हूँ इसमें लिरिक्स राइटिंग में, तो काफ़ी लोग मिलते हैं मेरे से, मैं उनको मोटिवेट करता हूँ। तो गानों के जरिए मोटिवेट करना, अपने काव्य के जरिए मोटिवेट करना। हमारे देश में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय भी बहुत बड़े बड़े कवि होते थे, वो लिखते थे साहित्य। हाँ, नव युवकों में जोश भरने के लिए, बिल्कुल, कि अपने देश के प्रति जज्बा। तो देखो, कलम तो बोलती है, साक्षात सरस्वती विराजमान होती है इस पर। कभी भी सरस्वती के दायरे से बाहर निकल के काम नहीं करना चाहिए, मेरी पर्सनल थिंकिंग है ये, किसी भी राइटर को। बिल्कुल। तो मैं तो लिखूंगा, साफ सुथरा लिखूंगा, और ऐसा लिखूंगा जो परिवार के साथ सुन सके, बैठ के देख सके। बिल्कुल। एक बात आपने कही, आज़ादी के दौरान जो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सैनी रहे हैं, जब एक जनता के अंदर उन्हें एक उत्साह जगाना होता था, तो एक गाना ही एक माध्यम होता था। कई जगह दिखाया गया है, दर्शाया गया है। मेरे मतलब ये तो शायद बाद में आया होगा, या जैसे मेरे वो, देश की धरती, हाँ, देश की धरती, हाँ, और जैसे ये मेरा रंग दे बसंती चोला, आज अभी प्ले करो, आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो क्या है वो कलम की ताकत ही तो है। बिल्कुल। मेरा रंग दे बसंती चोला चलाने के बाद में, सुनने के बाद में, अच्छा नौजवान अपने देश के प्रति कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। तो बताइए आप, ये कलम की ताकत है, राइटर की पावर है। बिल्कुल। लड़ाई झगड़े तो राइटर तो ये समझ लीजिए, भगवान ने यदि किसी को राइटर बनाया है ना, तो चुन के बनाया है, हजारों लाखों में एक बनाया है। बिल्कुल। तो ये विशेष ब्लेसिंग्स होती हैं। वीणा वादनी माँ जो सरस्वती माँ है, उनकी विशेष ब्लेसिंग्स होती है, ये तभी कोई बन पाता है। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ जैसे आपके स्टूडेंट्स हैं या किसी ने कहा हो कि सर, कि ललित सर, मैंने आपका सॉन्ग सुना, आपकी वो लाइनों ने मेरी लाइफ चेंज कर दी? कभी ऐसा हुआ है कि आपके स्टूडेंट या किसी कलीग ने या फिर जानने वाले ने ये चीज़ कही हो? हाँ, काफ़ी है। मैंने एक कबड्डी प्रो के लिए एक सॉन्ग लिखा था, ठीक है, अब दम दिखा। तो वो गाना ऐसा है, उसको काफ़ी जो प्लेयर्स, खिलाड़ी होते हैं, उन्होंने सुना। तो अब भी एक दो के कॉल्स आते हैं, सर वो गाना हम जब सुबह रेस लगाते हैं ना, तो ईयरफोन में वो सुनते हैं, तो उससे हमारा जोश बढ़ जाता है। करेक्ट। क्या करना है तुझे लाइफ में, सूरज की तरह चमकना है, ये करना है, वो करना है। तो उस सॉन्ग से काफ़ी मोटिवेट होते हैं प्लेयर्स। तो आते हैं कॉल्स इस तरह के काफ़ी, कुछ फैंस हैं उनके भी आते हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, कलीग्स हैं, उनके आते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। कभी ऐसा भी लगा कि जो आपने लिरिक्स लिखे जी, और किसी ने चुरा लिए हो या उस तरीके की भी चीज़ें आती है सामने? मैम एक्चुअल में क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है या फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें कुछ लोग 1-2% ख़राब भी है, बाकी अच्छे भी हैं, और लिरिक्स तो कॉपी कर ही लेते हैं बहुत से। लेकिन मैंने लिरिक्स किसी को देने से पहले मैं उनका रजिस्ट्रेशन करता हूँ। स्क्रीन राइटर एसोसिएशन मुंबई का मैं मेंबर हूँ। मैं उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करता हूँ पहले सॉन्ग, फिर मैं किसी को देता हूँ। तो मुझे उस बात का डर नहीं होता कि मेरे लिरिक्स चोरी हो जाएंगे या कॉपी हो जाएंगे। तो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जो हमारे जैसे राइटर्स को सपोर्ट करती है। तो उसका भी हम धन्यवाद कहेंगे। बिल्कुल जी, ऐसी संस्था होनी चाहिए कि किसी की लिखी हुई चीज जी बहुत अच्छी न्याय करती है। राइट।
सर जैसे अभी मैं आपके जो सॉन्ग है दिल आवारा जी बंजारा जी तो ये आपने लिखा है जी, मैं जान सकती हूँ किसने गाया ये लिखा मैंने है। मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि रात को अचानक से उठे, फिर लिखा और फिर सो गए। तो पता नहीं था कि भाई हिस्ट्री मेकर चीज़ बन जाएगी। हाँ। बाकी ये गाया है मिस्टर विश्वजीत घोष ने। बहुत ही अच्छी आवाज़ है, बहुत प्यारी अच्छी आवाज़ है। बहुत नामी सिंगर हैं वो, मुंबई से हैं। फ्लैश एंटरटेनमेंट उनकी कंपनी है और बहुत अच्छा काम कर रही है वो। मेरी ब्लेसिंग्स है उनके साथ। और इस गाने के साथ उन्होंने गा करके न्याय किया है, मतलब लिरिक्स के साथ, मतलब बहुत अच्छे इमोशंस। कव्वाली पार्ट भी उन्होंने किया है, बहुत अच्छा किया है इसमें। और इस गाने में एज ए आर्टिस्ट भी उन्होंने काम किया है मिस्टर विश्वजीत घोष ने। ओके। हाँ, बहुत ही स्मार्ट पर्सनैलिटी हैं। और साथ में एक हीरोइन है, उनका नाम फरहाना भट्ट। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आजकल बिग बॉस में बहुत ज्यादा 19 में हाँ बहुत ज्यादा वो ट्रेंड कर रहे हैं इस टाइम। तो बहुत अच्छा खेल रही है जी। उनको ब्लेसिंग्स है हमारी। और रवि अखाड़े जी ने इसके वीडियो का डायरेक्शन किया है, बहुत ही शानदार डायरेक्शन किया है। बहुत ही हायर लेवल की चीज़ उन्होंने बनाई है। फ्लैश एंटरटेनमेंट पे रिलीज़ हुआ है, जो ये विश्वजीत घोष हैं, इनकी ही कंपनी है। और बहुत अच्छा गाना इन्होंने बनाया है। मतलब जो लिरिक्स मैंने लिखे थे ना, उस लिरिक्स के साथ न्याय किया है इन्होंने। मैं इस बात के लिए थैंक्स बोलूँगा। नहीं, बहुत अच्छे से गाया वो सॉन्ग, मैंने भी सुना है। कह सकती हूँ कि फरहाना जी की तो, फरहाना जो भट्ट हैं उनकी तो एकदम लाइफ चेंज हो गई। हाँ, बिल्कुल चेंज हो गई, ट्रेंड कर रहा है। सही कह रहे हैं। और साथ में जैसे ही 19 में पहुंची जी और वो भी मतलब चमक रही हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे सिंगर या राइटर आए हैं कि स्टार्टिंग उनकी डाउन टू अर्थ होती है, जैसे इंडस्ट्री में आते हैं एकदम से चेंज हो जाते हैं, फेम मिलते ही एकदम चेंज हो जाते हैं। जी। तो उनके लिए आपकी क्या राय है? देखिए, वो अपनी व्यक्तिगत सोच पे डिपेंड करती हैं वो चीज़ें। अगर आपका दिल बड़ा है, आप चाहे किसी भी परिस्थिति से आए हैं, अगर आपका दिल बड़ा है तो आप कितने भी हायर चले जाएं, टॉप पे चले जाएं, लेकिन आपकी सोच बिल्कुल वही रहेगी। सोच वही रहने से मतलब अपने जो पुराने साथी उनको आप भूलोगे नहीं, पुराना अपना गांव है उसको नहीं भूलोगे, है ना, पुराना अपना काम है उसको नहीं भूलोगे, सबको थैंक्स बोल के चलोगे, तो वही लोग आपकी और भी तारीफ करेंगे। अगर जरा सा नेम फेम मिलते ही हमने थोड़ा चेंज कर लिया तो ये मान के चलिए आप, वो लोग आपको प्यार दिल से नहीं करेंगे। ऊपर से तो हाँ भाई ठीक है, सेलिब्रिटी बन गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो दिल से प्यार नहीं करेंगे। अगर आपको उन लोगों का दिल से प्यार प्राप्त करना है, लेना है, तो आपको उनके लेवल का बन के रहना पड़ेगा। ठीक है, आप मशहूर हो गए, आप चल गए, वो पब्लिक के लिए चल गए। गांव पड़ोस दोस्त परिवार उनके लिए आप वही सिंपल रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसी मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ। ओके, एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे सर जी, कि कोई ऐसा सॉन्ग जो रिलीज हो चुका है जो आपकी पर्सनल लाइफ को दर्शाता है? अब रिलीज हो चुका मैं अभी तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन हाँ जल्दी ही आएगा। मेरा नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है अभी, तेरी आदत करके है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। ओके, तो तब नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको बताएंगे उसकी स्टोरी है ना। तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, तो बताएंगे आपको जरूर। अभी रिलीज हो जाने दो एक बार, हो सकता है नेक्स्ट मंथ या उससे अगले मंथ तक। अभी तो पोस्ट प्रोडक्शन का काम उसका चल रहा है। बिल्कुल, वो कहानी हम सुनने के लिए बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ श्योर, बहुत लंबी कहानी है उसकी, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, लेकिन उसके लिए फिर ये पॉडकास्ट छोटा रह जाएगा। बिल्कुल नहीं, अभी उसको रिलीज होने दें, फिर उसके बाद हम बात करेंगे उस टॉपिक। बिल्कुल। तो ललित सर, जैसे एज ए व्यूअर्स में बात करूं तो हर एक सॉन्ग के पीछे ना एक ऐसी स्टोरी होती है या एक ऐसी घटना होती है जो कहीं ना कहीं वो दर्शाती है। जैसे आपने जो, मैं अगर अभी जो ट्रेंड कर रहा है सॉन्ग, इसी की बात करूं, दिल आवारा बंजारा, तो जिसके जो लिरिक्स हैं कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के इमोशंस को टच करते हैं। जी। तो ये आपने बहुत, कहते हैं कि सोते हुए उठे और आपने आधे घंटे में ये सॉन्ग लिख दिया। जी। तो ये थॉट प्रोसेस कैसे आया सर? कैसे ये जो लाइन है, मतलब मैं कह सकती हूँ कि वो गाना आप आंखें बंद करके सुनो, जी, ऐसी फीलिंग आएगी कि यार माइंड ब्लोइंग, मतलब मैं कह शब्दों में बयान नहीं कर पा रही, पर वो जो लिरिक्स हैं माइंड ब्लोइंग है सर। तो मतलब
मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने जो लिखा था ना, उसमें एक कॉमन मैन, एक आम आदमी, जी जी जी, और वो कहीं किसी से बिछड़ गया है ना, या किसी के इंतजार में है जी, तो उस समय उसके दिल में क्या फीलिंग्स होंगी, उसके ऊपर डिपेंड है सारे लिरिक्स। तो लगभग 100 में से 90-95% लोग इस तरह होते हैं जिनके साथ कोई घटना ऐसी होती है। तो बस उसको ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा था, तो इसलिए ये पॉपुलर हो गया, सबको पसंद आ रहा है। नहीं, बहुत पसंद आ रहा है। अगर हम बात करते हैं कि आपने गाना लिख दिया, इतने सारे गाने लिखे हैं, सबसे बड़ी बात आती है आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा सॉन्ग आपने लिखे हुए में कौन सा है? देखो, लिखे तो जैसे किसी माता पिता से हम पूछें कि आपका कौन सा बेटा बेटी ज्यादा प्यारा है तो वो तो अन्याय होगा, है ना। लेकिन फिर भी जो दिल आवारा बंजारा है, ये मेरे दिल के करीब है ये गाना। इसमें फीलिंग्स मेरी जुड़ी हुई हैं, और कुछ मैंने बाबा श्याम के भजन किए हैं, उनमें सभी भजन अच्छे हैं, लेकिन 2-3 भजन ऐसे हैं जो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मैं जब भी सुनता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं। श्याम बाबा से डायरेक्ट कनेक्टिविटी का माध्यम है वो। मैं उसको जब भी अकेला रहता हूँ या कोई नेगेटिव विचार मेरे माइंड में आएंगे तो मैं उन भजन को सुनता हूँ, और उनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है और बाबा श्याम की ब्लेसिंग्स मिलती हैं मेरे को। क्या बात है जी। तो मतलब कुछ 1-2 पंक्तियां उनके बारे में बताना चाहेंगे, जिससे हम वैसे तो ऑडियंस को वो दिखाने के लिए लगा देंगे, फिर भी मैं आपके मुख से कुछ सुनना चाहती हूँ। जैसे एक तो श्याम बाबा का ही था, बाबा दे दे मेरा साथ तेरा क्या जाएगा। तो एक भक्त अपने दिल की पुकार कह रहा है कि बाबा तू मेरा साथ दे देगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा, तू तो 3 लोक का स्वामी है, जरा सी नज़र इधर भी डाल दे। और एक था खाटू वाले से यारो पक्का मेरा याराना है, मेरा तो यार पुराना है। वो भजन भी मेरे दिल के करीब है, जो मैंने खुद ही लिखा है और खुद ही मैंने गाया है, तो वो मेरे दिल के करीब है। वो जब मैं बाबा श्याम से मुझे जुड़ना होता है ना, तो मैं वो भजन मनी मन गुनगुना लेता हूँ या फिर उसको मैं सुन लेता हूँ। क्या बात है, मतलब आज श्याम बाबा की बात हो रही है, और लकीली जी आज मैं और आप जी आज श्याम बाबा का बर्थडे है और हम और आप बैठे हुए हैं। देखो बाबा की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हमें मिली है, तो कलयुग के तो राजा हैं वो, और आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसके भी राजा वही हैं जी। तो बाबा श्याम के जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई हो सर, आपको भी शुभकामनाएं, आपको भी और हमको भी। बाबा की ब्लेसिंग सब पे बनी रहे। सही बात है, और मौका भी बहुत अच्छा है, और बाबा श्याम की हम बात भी कर रहे हैं। जी जी, बहुत तो सर कभी ऐसा थॉट प्रोसेस आया, कुछ ऐसी लाइन है जो दिल को तो बहुत छू गई, पर आप उन लाइनों को अपनी नोटबुक में उतार नहीं पाए? मैं कॉलेज टाइम में था, तो अभी मैं आपको बता रहा था कुछ टाइम पहले जी 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 कि बैठे बैठे दिमाग में पूरी लाइन आई और बाद में वो निकल गई। तो पूरा गाना मैंने तैयार कर दिया था, जबकि कॉलेज टाइम में मैंने इतना लिखना शुरू नहीं किया था, लेकिन मन ही मन में 2-3 लाइनें मेरे आ गई थी, और वो बाद में निकल गई माइंड से, मैं उनको लिख नहीं पाया। बस एक लाइन ही थी, वो मैं बताऊंगा नहीं आपको हाँ, वो बताऊंगा नहीं आपको क्या थी, लेकिन वो लाइन आज भी मेरी डायरी में लिखी हुई है। क्या बात है। बाकी पूरा गाना तैयार हो गया था, लेकिन वो निकल गया, बिल्कुल स्लिप हो गया माइंड से। बस एक लाइन बची, वो लिखी हुई है आज भी मेरी डायरी में। क्या बात है, मतलब मैंने जो क्वेश्चन किया कहीं ना कहीं मुझे हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने दुखती नस पे हाथ रख दिया। वो तो सबके साथ ही होता है, और मैं तो ये कहता हूँ कि आप सारी चीज़ें बैलेंस करके चलो। आप पढ़ाई भी करो, खेल कूद भी करो, माता पिता का सम्मान भी करो, दोस्तों के साथ भी रहो, लेकिन मिस बैलेंस मत करो। इधर मिस मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भाई 2 घंटा खेलने का दे दिया तो 4 घंटा कर रहे हो आप जी। दोस्तों के साथ आधे घंटे के लिए मम्मी पापा ने बोला है तो आप 1.5 घंटा लगा रहे हो। मम्मी पापा के पास 2 घंटे बैठना है, आप 15 मिनट बैठ रहे हो, तो वो मिस मैनेजमेंट होता है, वो नहीं होना चाहिए। सब कुछ बैलेंस करके चलो, सब बढ़िया होगा। करेक्ट। तो सर जैसे अभी हम कॉलेज टाइम की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा मोमेंट जो आज भी आपको याद हो, आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें? कॉलेज टाइम का तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो ज़माना ही अलग था। दूसरा क्या है कि कॉलेज टाइम में, हमारे टाइम में इतने एंटरटेनमेंट के साधन होते नहीं थे कि भाई मैक्सिमम किसी के पास डेक होता था, किसी 1000 में से किसी एक के पास होता था हेडफोन। मैं कह रहा हूँ बहुत कम चीज़ें होती थी, लेकिन फिर भी उस टाइम एंटरटेनमेंट आपस में बातचीत करके, है ना,
हंसी मजाक करके निकाल देते थे टाइम। और कॉलेज टाइम की मूवमेंट तो काफ़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक मूवमेंट ये आती थी कि एक बार किसी बुजुर्ग की हेल्प करने का मौका मिल गया था जी। और हम 2-3 दोस्तों ने उनकी हेल्प की। आज वो शायद दुनिया में नहीं है वो बाबा, लेकिन उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया हमें, इतना आशीर्वाद दिया कि आज भी उनका फेस मैं याद करता हूँ बिल्कुल। क्या बात है। तो वो कॉलेज टाइम में फर्स्ट टाइम की हुई सेवा थी हमारी, जो हमने मन से की थी। और भी चीज़ें हैं। और कॉलेज टाइम में सबसे बड़ी बात ये है कि जिस कॉलेज में हम पढ़े, जिस कॉलेज में हमने 3 साल निकाले, अपनी ग्रेजुएशन किया, उसी कॉलेज में बाद में मैं गेस्ट के रूप में भी गया हूँ। तो मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली तो कोई होगा नहीं। वो मोमेंट ही अलग होगा। जी बिल्कुल याद होता है और सारी रील माइंड में आती हैं। हम इन गुरुजियों से पढ़ते थे, ऐसे थे, ये थे, वो सारी बातें आती हैं। अभी मेन लीजिए से एजुकेशन में हूँ मैं, तो मेरे भी तो स्टूडेंट है ना। बिल्कुल। और मैं भी किसी का स्टूडेंट हूँ। करेक्ट। तो मेरे जो टीचर्स थे उनका हम आज भी सम्मान करते हैं और वही सम्मान हमें मिलता है। बिल्कुल। तो आपके मतलब आपके फेवरेट जी सिंगर कौन रहे हैं जिन्हें आप सुनना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? देखो, सबसे फेवरेट सिंगर एक से एक हैं। सबसे फेवरेट सिंगर मेरे हैं किशोर कुमार, जिनको मैं मन ही मन में मेरा गुरु भी मानता हूँ। क्योंकि मैंने भी ये 18-20 भजन गाए हैं, तो मैं भी कोई प्रॉपर सिंगर तो हूँ नहीं। हाँ, राइटर तो हूँ, सिंगर तो प्रॉपर नहीं हूँ। लेकिन एक बात को सुन करके, जान करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि किशोर कुमार ने भी कहीं से प्रॉपर कोई शिक्षा नहीं ली थी म्यूजिक की, गाने की। आपने भी ली वो है? उनके किसी इंटरव्यू में मैंने सुना था, किसी ने बताया जी, था। और मैंने भी देखो म्यूजिक की प्रॉपर शिक्षा नहीं ली, तो मैं गा लेता हूँ, तो भाई मेरे गुरु हैं तो मानता हूँ। बाकी कुमार सानू को मैं सिंगर में बहुत पसंद करता हूँ, 90s की जो। बाकी तो एक से एक बड़े से बड़े सिंगर हैं, अपने आप में सब टॉप ही हैं। बिल्कुल। लेकिन जो मुझे पसंद है वो मैंने आपको बताया। देखो हर किसी की एक अपनी किशोर पसंद कुमार को होती मैं पसंद करता हूँ और उनको गुरु मानता हूँ। कुमार सानू के गाने में सुनता हूँ, उनको पसंद करता हूँ। तो किशोरदा फ्यूचर में कुमार सानू जी के साथ करेंगे गाना जरूर। बिल्कुल। और मेरा जल्दी भी आएगा ड्रीम ये है अवसर आपके पास जी। और सर मैं देखो थोड़ा सा फेवरेट है आपके किशोरदा आपका उस टाइम पे जो जी। अपना टाइम था जब किशोरदा एकदम छाए हुए थे, तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा था? नहीं, वो तो मेरी भीगी भीगी सी अभी भी सुनता हूँ, बहुत अच्छा गाना है वो तो, ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है। और यूँ तो काफ़ी गाने थे। और उस टाइम तो जो भी स्टार्स थे ना बॉलीवुड के, उनके लगभग सॉन्ग्स किशोरदा ही करते थे। क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा गॉड गिफ्ट टैलेंट था कि वो स्टार के हिसाब से अपनी वॉइस को चेंज कर लेते थे। हाँ। अमिताभ बच्चन के लिए अलग गाएंगे, है ना, देवानंद जी का अलग। इसी तरह से वो स्टार के हिसाब से अपनी आवाज़ को एडजस्ट कर लेते थे। वो एक कला थी उनकी। बहुत। आज भी मैं गाड़ी के दौरान किशोरदा को सुनती हुई हाँ, जाती तो किशोरदा तो ऑल टाइम फेवरेट है। वो तो बहुत शानदार उनका रहा है काम, और आज भी क्या, आगे भी हमारे बाद में भी सुने जाएंगे उनके गाने। मतलब मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आज मुझे भी मौका मिला है कि मैं भी बता दूं कि जब भी मेरी स्टार्टिंग होती है ना, तो किशोरदा के गाने से ही होती है गाड़ी स्टार्ट। बहुत अच्छी बात। मेरे भी फेवरेट किशोरदा ही है। कि ललित सर, जैसे आपने लिरिक्स लिखे और किसी को वो सुनाए जी, उसने कहा कि मुझे तो समझ ही नहीं आया, तो उस दौरान आपकी फीलिंग हर्ट हुई होंगी, तो आपने कैसे उसे ओवरकम किया? मैंने लिरिक्स लिखे थे जी। और एक फिल्म डायरेक्टर है मेरे बहुत ही अजीज, आज अजीज हैं, लेकिन उस टाइम हम फर्स्ट टाइम मिले थे। तो लिरिक्स देख करके उन्होंने देखा कि हाँ, हरियाणवी तो आपका ठीक है जी, हरियाणवी तो आपके गाने ठीक। मैंने गुलाबो सॉन्ग लिखा था हरियाणवी, तो वो तो उनको पसंद आया जी। और बात आती है हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग्स की, तो मैंने कुछ लिख रखे थे, लेकिन उनको पसंद नहीं आए। मुझे बड़ा फील हुआ। मैंने कहा मैं वो मेहनत करूँगा, इस इंसान से मैं कहलवा दूंगा कि हाँ कोई क्वालिटी है। वाओ। और नेक्स्ट टाइम मैं जब अगला सॉन्ग लेके गया तो उन्होंने दिल से मुझे थैंक्स बोला।
उनका यार मजा आ गया काम में, अचीवमेंट्स जी। तो जब बोला ना कि मजा आ गया काम में, तो वही मेरे लिए सर्टिफिकेट था। बिल्कुल। जो बंदा आज आपका काम पसंद नहीं कर रहा और वो कह रहा है कि हाँ टॉप क्वालिटी है, तो इससे बड़ा सर्टिफिकेट, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी? इसका मतलब आपने 2 महीने 3 महीने 5 महीने जो मेहनत की है वो जोरदार मेहनत की है, सबसे बड़ी बात है। हाँ, यही अचीवमेंट्स होते हैं कि जिस बंदे ने हमें बोला हो कि कुछ नहीं हो, अचानक से शाबाश तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। अच्छा हुआ वो इवेंट भी आना जरूरी था। वो पल नहीं आता तो शायद मैं मेहनत नहीं करता, और मेहनत नहीं करता तो मैं निखर नहीं पाता। तो वो सारी बात, मतलब कह सकते हैं फील होना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, फील होना जरूरी है, दिल पे लगनी जरूरी है कोई भी चीज। बिना दिल पे लगे तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो सर अगर बात करें, आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जी, तो कभी लगता नहीं है कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं इस चीज़ में? देखिए, कंपटीशन की बात ये है कि यदि आपको कंपटीशन में बने रहना है तो आपको डेली रूटीन रखना पड़ेगा। लता जी 90 इयर्स की होने के बावजूद भी डेली रियाज करती थी। हाँ। तो सिंपल सी बात है, तो उनके सामने तो हम बहुत छोटे इंसान हैं। तो उनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। अपने कार्य पर कभी भी संतुष्ट मत हो आप। यदि आप संतुष्ट हो गए तो आपकी प्रोग्रेस वहीं रुक गई। बिल्कुल। आपको नए नए चैलेंजेस स्वीकार करने पड़ेंगे लाइफ में, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। बिल्कुल। अगर आपने चैलेंजेस स्वीकार करना बंद कर दिया तो आपकी ग्रोथ रुक गई। तो उस चीज़ से मैं बिल्कुल नहीं घबराता हूँ। कंपटीशन मुझे मिल रहा है, मैं कंपटीशन कर रहा हूँ, तो वो भी मैं ब्लेसिंग से मानता हूँ कि भाई ऊपर वाले की ब्लेसिंग। मतलब कह सकते हैं कुछ नया सोचने का मौका मिलता है। सीधी सी बात है। अब जैसे अगर बात करें, आज के टाइम पे एआई का इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि एआई को हम कोई भी प्रॉम्प्ट दें या कुछ भी दें, उसको तैयार कर देती है। तो आजकल जैसे आपने जो अपनी फीलिंग्स आप लिरिक्स में डालते हैं जी, पर आजकल जो रील्स हैं या बहुत सारे लोग जो सॉन्ग लिख रहे हैं, तो एआई का भी तो एक तरीके से सपोर्ट, और कहीं ना कहीं जो एक जेन्युइन व्यक्ति की फीलिंग होती है व्यक्ति की, वो उसे ख़त्म नहीं कर देगा एआई? देखिए ऐसा है, एआई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई भी जब अच्छी चीज़ होती है तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना कहीं पॉजिटिव है कुछ, तो नेगेटिव भी है। एआई अच्छी चीज़ है, आप लिरिक्स भी लिख देगा, आपको कंपोज भी बना देगा, आपको सिंगर भी बना करके सिंगिंग करके रिकॉर्ड करके दे देगा जी। लेकिन जो हम लोग लिखते हैं या कोई भी लिरिक्स राइटर लिखता है, वो फीलिंग के साथ लिखता है, सिचुएशन के साथ लिखता है, फिर म्यूजिक डायरेक्टर दिल से म्यूजिक बनाता है उसका, फिर रिकॉर्ड होता है। तो वही अंतर है जो एक रेडीमेड फूड में और एक घर में बने खाने में जो अंतर होता है, मेरे ख्याल से तो यही अंतर है। तो कहीं ना कहीं टेस्ट का फर्क तो आता है। लेकिन जो आजकल जो नई जनरेशन है उसको एआई के गाने पसंद आ रहे हैं। अब किशोर जी का एक चल रहा है सैयारा, बहुत अच्छा चल रहा है, मैं भी सुनता हूँ उसको, बड़ा प्यारा गाना है जी। तो हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे सैयारा जो सॉन्ग था, लोगों का कहना है ये किशोर दा का सॉन्ग था, मतलब ये चीज बहुत आई थी उस दौरान, आपने भी देखा होगा। एक्चुअल में क्या है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये सैयारा मूवी का सॉन्ग है, उसको एआई तो किशोर जी की आवाज में डब किया एआई के द्वारा, लेकिन हो गया उल्टा। ओरिजिनल गाने से भी ज्यादा प्यार इसको मिल रहा है। हाँ, बहुत प्यारा सॉन्ग है, मैंने भी सुना उसमें ना। और देखो किशोर कुमार जी की फैन फॉलोइंग भी है बहुत बड़ी, बहुत लंबी चेन है, बहुत से लोग उनको प्यार करते हैं, आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और मेन चीज से ज्यादा एआई से बनी हुई चीज वायरल हो, वाकई बहुत अच्छा सॉन्ग, बहुत प्यारा गाना, मैं खुद सुनता हूँ, मुझे खुद पसंद आता है। मतलब वो उसमें, मतलब मैंने भी बहुत सुना, वही सुनती हूँ आज भी, मतलब हाँ। सैयारा का जो शानदार, बिल्कुल बहुत ही शानदार गाना है। एक और मतलब एक राइटर से जुड़ी हुई एक बात पूछना चाहती हूँ जी, कि कुछ लिखने के लिए दिल ब्रेक होना ही जरूरी है या फिर एक हैप्पी इंसान भी अच्छे लिरिक्स लिख सकता है? क्यों नहीं लिख सकता, एक हैप्पी इंसान बहुत अच्छे लिरिक्स लिख सकता है। और दिल ब्रेक होना, वो तो देखो, वो लिखेगा तो फिर सैड सॉन्ग ही लिखेगा, वो वर्सेटाइल नहीं बन सकता, वो तो खाली सैड में घुसा रहेगा। उसको हैप्पी सॉन्ग लिखने के लिए बोलोगे ना आप, उसके दिल से अंदर से हैप्पी भावनाएं, खुशी की भावनाएं निकल नहीं पाएंगे। लेकिन हम तो हर तरह के लिखते हैं, हैप्पी भी लिखते हैं, सैड भी लिखते हैं, ड्यूल भी है ना, और सोलो भी लिखते हैं, हर तरह के लिखते हैं। सिचुएशनल भी लिख सकता हूँ, लिखता हूँ, लिखे भी हैं मैंने।
अभी एक बहुत ही प्यारा गाना था मेरा, भुला ना सकोगे, वो सिचुएशनल सॉन्ग था, तो रिलीज हुआ, वो किसी मूवी में डलना था, किसी कारणवश नहीं डल पाया तो एल्बम में आ गया। लिखा था सिचुएशन पे, और आज भी पसंद आता है उसको। क्या बात है। तो जब कभी मूवी शूट होगी तो उसमें डल जाएगा वो। अभी तो एज ए सिंगल ही निकला है वो, एल्बम के थ्रू। हाँ जी। तो जरूरी नहीं है कि आप दिल ब्रेक हो तभी कोई गाना लिखें, क्योंकि दिल ब्रेक होने के बाद तो गाने केवल सैड ही निकलेंगे, एक ही तरह का प्रोडक्शन निकलेगा फिर हैप्पी के, हैप्पी बर्थडे के या देश से संबंधित ऐसे नहीं निकल पाएंगे, वो खाली एक ही फीलिंग में अटका रहेगा बंदा। तो हम तो मल्टी लिख लेते हैं हर तरह का, किसी भी भाषा में लिखवा लो आप, 4-5 भाषाएं जो, और किसी भी सिचुएशन का लिख सकते हैं, तो ये भी एक ब्लेसिंग्स हैं। बिल्कुल जी। तो अगर मैं कोई ऐसी घटना जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें, होता है ना हर किसी के व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो एक किसी, हम कहते हैं ना पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों की बहुत सारी ऐसी भावनाएं निकल के आ रही हैं, तो मैं आज ललित सर की कोई ऐसी घटना सुनना चाहती हूँ जो हमारी ऑडियंस भी सुने और मुझे भी सुनने का मौका मिले। किस तरह की घटना? कोई ऐसा मोमेंट जो आज भी आपको याद हो, चाहे वो कैसा भी मोमेंट हो सकता है, आपका फनी मोमेंट हो सकता है, इमोशनल मोमेंट हो सकता है। जब हम स्कूल कॉलेज टाइम में थे तो मूवीज देखने का बड़ा शौक था। ओके। उस टाइम क्या होता था कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी सिनेमा था, और आसपास 20-30 किलोमीटर में भी सिनेमा थे जी। तो कई बार तो ऐसा होता था कि हमारे पास जाने के किराए के पैसे नहीं हैं और टिकट का पैसा हमने जुगाड़ कर लिया कहीं से, तो हम दोस्त लोग साइकिल से भी चले जाते थे। 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर आना। सच में? जी। लेकिन बस पिक्चर देखनी है, तो एक वो शौक था शुरू से। फिर आकर के घर वालों की डांट और पिटाई भी, क्योंकि आजकल तो जो हम फिल्में देखते टाइम पिटे हैं वो फिल्म आज हमारा बच्चा देख रहा है और हमको ही बोल रहा है पापा पॉपकॉर्न ला देना जरा इधर से। मैं कहता हूँ बेटे जो तू देख रहा है ना वो देख के हम पिटे थे और तू हमसे पॉपकॉर्न मांग रहा है। तो टाइम चेंज हो गया। वो मोमेंट आज भी याद आते हैं कि हमारा टाइम कैसा था। पहले आइडिया लगा लेते थे कि अब घर जाएंगे ना तो लगभग आधे घंटे में सारा काम निपट जाएगा, चाय वाय मिल जाएगी। सर में दर्द होता था, आगे की टिकट होती थी सस्ती जी। तो जैसे भी आपने बताया कि 25 किलोमीटर आप जाते थे, 3 घंटे की मूवी देख के आते थे, जाने आने में कितना समय लगता था? जाने आने में 1.5 घंटा जाने का और 1.5 घंटा आने का, मतलब बराबर। और फिर 3 घंटे वही। आज हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, हर बच्चे के पास बड़ा LED टीवी है। हमारे टाइम में तो वो सुविधाएं नहीं होती थी। पर वो टीवी भी 10-20 घर में से किसी एक घर में मिलता था। जैसे अभी आप सारी सुविधाएं आप भी उनका मतलब यूज कर ही रहे हैं। जी जी। वो मोमेंट ज्यादा अच्छा था या फिर ये वाला मोमेंट ज्यादा अच्छा है? अब मुझे तो वही बढ़िया लगता था, क्योंकि जब तक किसी चीज का अभाव नहीं होगा ना तो उस चीज का भाव नहीं समझ में आएगा कि क्या रेट है इसका। बिल्कुल। अभाव ही भाव यानी कि रेट। भाव फीलिंग्स को बोलते हैं जी। लेकिन मैं तो राइटर हूँ, एक शब्द के 2 अर्थ निकाल लेता हूँ। तो अभाव ही आपको उस चीज का भाव बताएगा। वो उसकी फीलिंग अलग होती है। हम जिस चीज के लिए उस टाइम सुविधाएं नहीं होती थी, साइकिल भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन वो समय अच्छा था। आज वो अपनापन नहीं है। आप जैसे हम भी कई बार इवेंट्स वगैरह में जाते रहते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं। इधर हरियाणवी इंडस्ट्री में मैं जाता हूँ, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं और एक जाने माने डायरेक्टर हैं मिस्टर विजेंद्र सोनी जी, जिन्होंने मेरा फर्स्ट सॉन्ग किया था मस्त मलंगा। उन्होंने दिल से काम किया था उस गाने में। उसमें रैप का जो पार्ट था ना, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि आप आओ सर। क्या बात है। मैंने कहा कोई आर्टिस्ट बुला लो रैप पार्ट के लिए। बोल नहीं, आपका लुक भी जम रहा है और आप कर दो काम। और उनके कहने से मैंने वो 30 सेकंड का था मेरा गाने में, वो मैंने किया और लोगों को पसंद आया, वो बहुत अच्छा पसंद आया। क्या बात है। तो करेंगे, अभी मस्त मलंगा 2 भी आएगा, उनके साथ ही करेंगे, विजेंद्र जी के साथ। हमारी तरफ से उनको ब्लेसिंग्स हैं। नॉर्थ इंडिया में उनका डंका बज रहा है अच्छा, हरियाणवी इंडस्ट्री में जी।
काफ़ी मूवीज़ भी उन्होंने बनाई हैं, बना भी रहे हैं। अच्छे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो अब हम एंड की तरफ तो चल ही रहे हैं सर जी। पर हमारी ऑडियंस को कोई एक ऐसा मैसेज जो लोग, जो नई जनरेशन है, जो राइटर है इस टाइम या कुछ लिखना चाहती है, तो उन्हें कुछ संदेश देना चाहेंगे, कोई एक ऐसा मैसेज जो उनको लिए हेल्पफुल रहे? हाँ, बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे। मैं नई जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ, हालांकि नई जनरेशन अपने आप में बहुत ही टैलेंटेड है, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि हर चीज़ को बैलेंस करके आप चलेंगे। आप पढ़ाई का टाइम घूमने में वेस्ट मत करो, घूमने का टाइम पढ़ाई में मत लगाओ, हर चीज़ को मैनेज करके चलो। और कोई जो नए लिरिक्स राइटर जो आ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, नया जोश है उनमें, नई बुद्धि है, तो और भी अच्छा काम करेंगे, ज़माने को नए नए गाने भी देंगे। लेकिन यदि सिंपल सी बात है कि यदि आपको अमर होना है तो इस तरह का कुछ काम करना पड़ेगा। या तो आप देश के लिए कुछ करो, या कोई बुक लिख दो, या कोई सॉन्ग्स लिख दो, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जो आपकी बाद की पीढ़ियाँ भी देख सकते हैं। तो मैं तो इस मामले में अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने इतना तो काम कम से कम किया है कि मेरी आगे आने वाली पीढ़ियाँ मुझे देखेंगी, याद करेंगी। बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा काम है और सालों साल मतलब वो तो लाइफ टाइम के लिए एक तरह से इतिहास में लिखा जाता है। जब किसी ने एक गाना लिख दिया तो उसका नाम भी लाइफ टाइम रहेगा, गा दिया तो भी रहेगा, बिल्कुल, फिल्म में कोई एक्ट कर दिया लाइफ टाइम रहेगा। शोले मूवी है, 50 ईयर्स हो गए, आज भी हम याद करते हैं, देखते हैं, हर कैरेक्टर याद है, तो वो तो अमर हो गए, वो कभी मर नहीं सकते। करेक्ट। और थैंक यू सो मच ललित सर, मतलब मैं कह सकती हूँ पूरे पॉडकास्ट के दौरान मतलब आपको सुनना बहुत अच्छा लगा जी। आपकी वो फीलिंग ऐसा लग रहा था कि बस आपको सुनते रहो जी, और कहीं ना कहीं वही समय का अभाव ऑडियंस के लिए एक नया पॉडकास्ट लेके आएंगे जहाँ पे हम, सर ने कहा है कि जो एक नया सॉन्ग आ रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे जी, बिल्कुल नया पॉडकास्ट करेंगे, नया पॉडकास्ट, और उसमें सर की एक ऐसी स्टोरी आएगी जो आप सुनेंगे तो मुझे लगता है कि काफी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो एक राज है, वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में खुलने वाला है। अगेन थैंक यू सो मच। अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है कि ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए आप प्लीज शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कर दीजिए। हो सकता है कि आपके बहुत सारे प्रश्न या आप सर से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के कमेंट करिए, उसका आंसर सर की टीम आपको देगी जरूर। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।